हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं उसामा और मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं हूं जुनैद। अच्छा जी, आपने क्या कभी सोचा है कि बहुत सारी कंट्रीज में ना डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्किन टोन होती है। जैसे पाकिस्तानी थोड़े ब्राउनिश कलर के होती हैं, इंडियंस भी थोड़े ब्राउनिश होते हैं, अफ्रीकन काले होते हैं और अपने जो से अमेरिकन हैं काफी गोरे होते हैं। तो इसी तरह ये तो बात होगी ना कंट्रीज की, लेकिन इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स में भी डिफरेंट कलर के लोग होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में पठान मोस्टली काफी गोरे चिट्टे होते हैं, उनकी स्किन टोन काफी वाइट होती है। जो अपने ये सिंध साइड के या पंजाब साइड के लोग हैं, उनके कलर कम्प्लेक्शन काफी डार्क सी होती है। तो इसी तरह इंडिया में भी साउथ इंडियंस और ना जो नॉर्थ इंडियंस हैं, उनके कलर कम्प्लेक्शन में भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो होने जा रही है इसी टॉपिक पे। भाई साउथ की मूवीज जब हम देखते हैं, उनमें हीरो की जो स्किन टोन है वो थोड़ी डार्क होती है, लेकिन जबकि हीरोइन जो होती है वो वाइट सी होती है। मेकअप बाबूराव, मेकअप की बात है सारी। वेट बड़ी ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बड़ा मसला ये है कि भाई हम 3 मंथ से वीडियोस बना रहे हैं। अब देखें 270-80 वीडियोस हमने बना ली हैं, लेकिन स्टिल हमें ना कोई ऐसा सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इन वीडियोज़ को बनाने में आप खुद सोचें हमारी कितनी एफर्ट लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही वाहिद सोर्स है मोटिवेशन की और काइंड ऑफ अर्निंग की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम इसमें अब देते हैं और क्वालिटी ऑफ कंटेंट लेकर आते हैं। तो आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने वीडियोज़ हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, हो सकता है हमें चैनल कहीं बंद ही ना करना पड़ जाए। तो बाकी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, क्यों आपके कान पकाएं। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और जरा इन दोनों तस्वीरों को देखो और बताओ इसमें से इंडियन कौन है। क्या हुआ? नो गेसेस? वेल, ये है एक इंडियन, नॉर्थ इंडियन, और ये है एक अमेरिकन। अच्छा चलो, अब इन तस्वीरों में से बताओ कि एक साउथ इंडियन कौन है। वेल, द आंसर इज कि ये एक साउथ इंडियन है और ये साउथ अफ्रीकन है। लेकिन अब इन दोनों भी केसेस में ये इंडियंस की फेशियल फीचर्स अपने देश के लोगों जैसे कम और फॉरेनर्स के फेशियल स्ट्रक्चर से ज्यादा मैच क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों काफी सारे नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस के फेशियल स्ट्रक्चर, उनके स्किन का कलर, उनका हेयर एक दूसरे से इतना ज्यादा डिफरेंट दिखता है, जबकि हम सब एक ही देश में रहते हैं। एक ही देश में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? वेल, इज इट ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू रीजन्स, या इसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पे रूल किए हुए रूलर्स का हाथ है, या फिर सबसे पॉपुलर द आर्यन इन्वेजन थियरी कि नॉर्थ इंडियंस ऐसे इसीलिए दिखते हैं क्योंकि वो आर्यंस के वंशज है और साउथ इंडियंस द्रविडियंस के। वेल, ये फीचर्स के डिफरेंसेस के पीछे का क्या रीजन है? लेट्स फाइंड आउट। सो इस नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लुक्स के बीच का डिफरेंस गाइस, लेकिन इस सब के बीच में ना आपने एक चीज लाजमी बतानी है कि क्या फेयर एंड लवली लगाने से बंदा गोरा होता है? आपने कभी जिंदगी में देखा है कि कोई बंदा फेयर एंड लवली लगाता था और वो गोरा हो गया? ये आपने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके पीछे 4 रीजंस हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, द वेरी फेमस आर्यन इन्वेजन थियरी। अब इस थियरी के लिए हमें हल्का सा रिवाइंड करके इंडिया के इतिहास में जाना होगा, ये जानने के लिए कि आखिर कौन वो लोग थे जो सबसे पहले इंडिया में सेटल हुए थे, और जो स्टार्ट होता है AASI से, यानी एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस, जो 50,000 साल पहले अफ्रीका से साउथ एशिया आने वाले पहले होमो सेपियंस थे। अब ओरिजिनली इन्हें ही इंडिया का पहला रहवासी माना जाता था, पर फिलहाल उनका सिर्फ एक ही आखिरी ग्रुप बचा है अंडमान आइलैंड्स में, जिन्हें कहा जाता है जारावा। अब ये AASI जब साउथ एशिया आए तो ऑब्वियसली वो इंडिया के भी बाकी सारे पार्ट्स में स्प्रेड आउट हो चुके थे। अब AASI के बाद आते हैं ASI, यानी कह सकते हैं द्रविडियंस। अब ये द्रविडियंस बेसिकली AASI यानी एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस और वेस्टर्न एशिया के ईरानियन फार्मर्स जो इंडिया में आए थे, उनके मिक्स है। सो हुआ क्या था कि ईरान से कुछ फार्मर्स करीबन 12,000 साल पहले इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए थे, और उसके बाद इंडिया माइग्रेट होकर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग AASI पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के साथ मिक्स होकर ASI बने, यानी एंशिएंट साउथ इंडियंस, यानी द्रविडियंस। और यही ASI ही वो लोग थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी। अब यहाँ तक तो हमारी हिस्ट्री बहुत ही सिंपल है और स्ट्रेट भी है, लेकिन इसके बाद आती है 2 थियरीज। पहली ऑब्वियसली आर्यन इन्वेजन थियरी और दूसरी एंटी आर्यन थियरी। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्यन इन्वेजन थियरी। आर्यन इन्वेजन थियरी कुछ की चीजें क्लेम करती है, जो कि है आज से करीबन 3,500 साल पहले काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से कुछ लोग अपने घोड़े, बहुत सारे हथियार और रथ लेकर नॉर्थ इंडिया आए थे। ये लोग इंडिया में ऑलरेडी रहने वाले लोगों से ज्यादा लंबे थे, ज्यादा गोरे थे, और इनकी नाक का स्ट्रक्चर काफी शार्प था, और ये खुद को प्राउडली आर्यंस कराते थे। इन आर्यंस ने आते ही इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि IVC पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इन्होंने IVC जैसे ही कई सारे सिविलाइजेशंस इंडिया में बांधे। इस थियरी में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि आर्यंस ही इंडिया में हिंदुइज्म और वैदिक कल्चर लेकर आए थे। यार जितना ये हिस्ट्री में पीछे चली गई है ना, कोई 3,000 4,000 बल्कि उससे भी ज्यादा 35,000 12,000,
मैं तो इससे डिस्कनेक्टेड फील कर रहा हूँ काफी वीडियो से, जिसे फिर उन्होंने यहाँ के लोगों पर करीब की जबरदस्ती बात करें। इम्पोज किया था। अगर ऐसा है कि अगर आर्यंस ही इंडिया में हिंदुइज्म लाए थे, तो चलो फिर जानते हैं कि आर्यंस का हिंदुइज्म में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब आर्यन इन्वेजन थियरी क्या कहती है कि आर्यंस का हिंदुइज्म में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सो वेल, कंट्रीब्यूशन नंबर 1, आर्यंस ने ही इंडिया में हिंदू धर्म की नींव रखी और उसके बाद इंडिया पर कब्जा करने के बाद ही उन्होंने ऋग्वेदा लिखा। कंट्रीब्यूशन नंबर 2, उन्होंने ही संस्कृत भाषा को इंडिया में लाया। एंड फाइनली कंट्रीब्यूशन नंबर 3, आर्यंस ने ही कास्ट सिस्टम को बनाकर खुद को सबसे टॉप प्लेस पर प्लेस कर दिया एंड यहाँ के इंडिया के ओरिजिनल रहवासियों को एकदम बॉटम में प्लेस कर दिया। सो ये है आर्यन इन्वेजन थियरी के क्लेम्स। अब क्या लगता है, क्या ये मतलब सच ये है? इंडिया में कास्ट सिस्टम है वो भी इन्होंने ही मतलब बनाया था, आर्यंस ने। सही हो गया। जो ये उज्बेकिस्तान और ये ईरान इन जगहों से आए थे जो यार मुझे एक Well, बात समझ नहीं आ northern- रही, ये तो 50,000 साल पहले की स्टोरी बता रही है। हाँ। तो 50,000 अबे 3500 साल 50,000 पहले इसने हाँ, कहा हाँ, पहले हाँ। पहले, तो उसके बाद तो इंडियन की सब में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो सब साथ हाँ। ही थे ना। पाकिस्तान की स्वैट वैली में एक स्टडी के दौरान रिसर्चर्स ने 1200 BC के कंकालों का और उसके आसपास रहने वाले लोगों यार की इंडिया में नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन आपस में मतलब शादी कर लेती हैं, ये कॉमन है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता कम है होता कि मतलब पठान पंजाबी से, पंजाबी हाँ। पठान से या या सिंधी सिंधी से। बलोची से इस तरह आपस में शादी बहुत रेयर चांस होता है। डीएनए सैंपल्स लिए। अब उन सैंपल्स में हैप्लोग्रुप R1A के ट्रेसेस पाए गए हैं, जो बेसिकली आर्यंस का जीन ग्रुप है। और जिस जीन ग्रुप के, आर्यन जीन ग्रुप के ट्रेसेस बाय द वे यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब के कई सारे लोगों में आज भी पाए जाते हैं। सो मतलब हो सकता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो कि आर्यंस इंडिया में आए हो और उन्हीं की वजह से हम नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में इतने डिफरेंसेस हैं, राइट? लेकिन फिर क्यों कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्यन इन्वेजन थियरी कंप्लीटली फॉल्स है? सो वेल, इसका जवाब जानने के लिए बात करते हैं एंटी आर्यन थ्योरी यानी कि AIT के बारे में। सो वेल, AIT को प्रूव करने के लिए पहला फैक्टर है द ऋग्वेदा। आज तक यूरोपियन और कुछ इंडियन हिस्टोरियंस का ये मानना था कि ऋग्वेदा 1200 से 1500 BC के करीब लिखा गया था, लेकिन DU के संस्कृत डिपार्टमेंट ने 2015 में की गई रिसर्च के अनुसार उन्होंने ये बताया कि ऋग्वेदा असल में 6000 BC में लिखा गया था, यानी कि आर्यंस के आने के करीबन 4500 साल पहले। अब इससे ये बात तो साफ प्रूव हो जाती है कि विदेशी आर्यनों ने ऋग्वेदा बिल्कुल नहीं लिखा था। ऋग्वेदा में आर्यंस द्वारा भारत पर किए हुए इन्वेजन, वो कहां से आए थे, उन्होंने इन्वेजन कैसे किया, उनका फॉरेन लैंड जहां पे वो पहले रहते थे वो कैसे दिखता है, इस सारी बातों का कोई भी मेंशन नहीं। उल्टा ऋग्वेदा में तो ये लिखा गया है कि आर्यंस यहीं के रहवासी थे और वो यहाँ के सारी जगहों से काफी ज्यादा फेमिलियर भी थे। अब AIT को प्रूव करने का सेकंड पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर भिराना और राखीगढ़ी की खुदाई। अब दरअसल होता ये है कि जितना बड़ा इन्वेजन आर्यन इन्वेजन थियरी क्लेम करती है, अगर उतना बड़ा इन्वेजन सही में हुआ होता है तो यूजुअली उसके कोई ना कोई ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन भिराना, जो कि 9500 साल पुराना IBC का एक शहर है, यहाँ पर खुदाई और रिसर्च कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट को ना कोई हथियार मिले हैं और ना ही कोई इन्वेजन या फिर जंग का दूसरा कोई भी साइन मिला है। उल्टा उन्हें तो कुछ ऐसी चीजें मिली है जो ये बताती है कि हिंदुइज्म वहां पर पहले से ही एग्जिस्ट करता था। उन्हें वहां पर मिले हैं स्वास्तिका के सील्स, शिवलिंगास, नमस्ते करने वाले स्टैचूज, फीमेल स्टैचूज जिनके मांग में सिंदूर है और हाथों में बैंगल्स है। अब मुझे बताओ कि अगर आर्यंस भारत में हिंदुइज्म लेकर आए होते तो फिर कैसे उनके आने से पहले ही ये सारी चीजें यहाँ पर आई है। एंड फाइनली राखीगढ़ी में मिले गए 6500 साल पहले के कंकाल का जब DNA टेस्ट किया गया भाई तब उस मेरे पर ये वीडियो से अलावा मुझे एक चीज पता है कि हिंदू रिलीजन बहुत पुराना है। वो सनातन धर्म करके मतलब होता था पहले, उसका मेरे ख्याल आगे एक्सटेंशन है हिंदू धर्म या इस तरह की कोई बात है। ये ज्यादा रिलीजियस बात है, इसके ऊपर भाई हम कोई ऐसी ना डिस्कस कर नहीं सकते, जिसको हमें आर्यन knowledge नहीं जीन्स है के उसका। कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले थे। लेकिन एक मिनट, द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, आखिर कैसे ये दोनों अलग अलग थियरीज हमारे दिमाग में डाली गई, असल में हुआ क्या था? वेल, एज ऑलवेज इसका भी श्रेय जाता है ब्रिटिशर्स को। अब ऐसा करने के पीछे उनके दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते थे। पहला ऑब्जेक्टिव, ऐसा कहा जाता है कि आर्यन इन्वेजन थियरी से ये हम इंडियंस के दिमाग में ये डालना चाहते थे कि हम इंडियंस कमजोर है और हमें हमेशा किसी हमसे बेहतर फेयर स्किन्ड गोरे पॉपुलेशन, जो ऑब्वियसली हमसे सुपीरियर ही होंगे, उन्होंने ही हमेशा हम पे रूल किया। एंड दूसरा, उनका फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। नॉर्थ इंडियंस को ये बताओ कि आप गोरे हो, यानी कि आप पहले के शूर आर्यंस के वंशज हो, और साउथ इंडियंस आप द्रविडियंस के वंशज हो, और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। अब ऑब्वियसली इससे हम इंडियंस में ही आपस में भेदभाव हो और हमें डिवाइड कर हम पे रूल करना और ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन एक मिनट, बात तो अभी भी क्लियर ही नहीं हुई, आर्यंस आए थे या नहीं, और क्या इन्हीं की वजह से आज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिफरेंसेस है? सो वेल फर्नर्स, ये बात तो पक्की है कि आर्यंस इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि आज भी लोगों में हैप्लोग्रुप R1A जीन्स यानी कि आर्यन जीन्स के ट्रेसेस पाए जाते हैं। अब आर्यंस कौन थे? उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया या नहीं, या फिर वो असल में यही के रहवासी थे? इस पर तो रिसर्चर्स अभी भी डिबेट कर रहे हैं। लेकिन वन थिंग दैट इज फॉर श्योर इज कि आर्यंस इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी इंडिया में हैप्लोग्रुप R1A1
इंडोन जीन्स यानी कि आर्यन जीन्स के ट्रेसेस पाए जाते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हम डेटा को देखें तो इसमें जितने भी नॉर्थ इंडियन ग्रुप्स हैं उन सब में इस जीन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो साउथ इंडियन ग्रुप्स है उनमें ये आर्यन जीन्स का परसेंटेज कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। लेकिन ऐसा क्यों? सो वेल, इसका आंसर जानने के लिए हम जाते हैं रीजन नंबर 2 पे। सो नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस के बीच के डिफरेंसेस का दूसरा रीजन हो सकता है फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, जिसमें भी 2 टाइप के इन्वेजन आते हैं। पहला, जो इन्वेजन हम पर हुए 500 BCE में इंडिया को सबसे पहले इन्वेट किया पर्शियंस ने, लेकिन वो लोग सिर्फ इंडस वैली तक ही पहुंच सके थे। लेकिन उनके बाद आए ग्रीक्स, मंगोल्स, अरब और अफगान्स, पर ये सब भी सिर्फ नॉर्थ इंडिया पर ही कब्जा कर पाए थे, क्योंकि तभी साउथ इंडिया में कुछ बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य मौजूद थे, जैसे कि चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी और विजयनगर एम्पायर, जो इन विदेशी रूलर्स से नहीं हारे। अब जाहिर सी बात है, ये सारे लोग बाहर से आए, हमसे अलग दिखते थे, और वो लोग हम पर इन्वेड किए, हम पर रूल किए सालों साल तक, तो उनमें और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियंस में आपस में इंटरमिक्सिंग हुई, और इसीलिए भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि उनके जीन पूल्स में से उनके कुछ जीन्स हम इंडियंस के जीन्स के साथ मिक्स होकर हमारे नॉर्थ इंडियंस के फेशियल स्ट्रक्चर्स उनसे थोड़ा बहुत मिलते जुलते हो। लेकिन क्योंकि ये लोग साउथ इंडिया तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए साउथ इंडिया का जो जीन पूल है वो इनसे डिस्टर्ब नहीं हुआ, और इसीलिए इनके फेशियल स्ट्रक्चर्स उनसे इतना मिलते जुलते नहीं। अब जो दूसरा टाइप का इन्वेजन जो इंडिया पे हुआ था वो था जो हमने दूसरे देशों पे किया था। अब बेसिकली साउथ इंडिया के इन पावरफुल एम्पायर्स ने साउथ एशिया के कई छोटे छोटे देशों पर और उनके आइलैंड्स पर अपना कब्जा कर कर अपने जीन्स और अपना कल्चर वहां पर स्प्रेड कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, चोला डायनेस्टी का राज साउथ इंडिया से लेकर श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, और जिस वजह से आप आज भी ये देख सकते हो कि वहाँ पर हिंदू टेम्पल्स है और उनके लैंग्वेजेस और कल्चर में भी तमिल का काफी ज्यादा हैवी इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। इनफैक्ट रिलीजन और लैंग्वेज को छोड़ के इन देशों के कल्चर और ट्रेडिशंस पर भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं एक आखिरी फैक्टर की, जिससे हर कोई सोचता है कि इसका भी हमारे फेशियल स्ट्रक्चर के डिफरेंस में काफी ज्यादा रोल है, जो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हम ये जानते हैं कि हमारा इंडिया इक्वेटर से सिर्फ 933 किलोमीटर की ही दूरी पर है, जिस वजह से काफी सारे लोगों को ये लगता है कि साउथ इंडिया में धूप ज्यादा गिरती है और इसीलिए वहाँ के लोग थोड़े से ज्यादा डार्क स्किन है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में यार ये तो छोटे होते घर वाले भी कहते हैं धूप में ना खेलो काले हो जाओगे, चाय ना पियो काले हो जाओगे, ये इस तरह की बातें तो करते हैं घर वाले। कम गिरती है इसीलिए वो लोग हल्के से लाइट स्किन है, लेकिन ऐसा जरा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडियन आजकल तो एक और भी बड़ी बात है, मोबाइल ना यूज करो, रात को देर तक ना जागो, काले हो जाओगे। इंडियंस का एवरेज मेलानिन इंडेक्स को कंपेयर करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 9% कितना काले हो। मेलानिन ये वही पिगमेंट है जो हमें धूप से प्रोटेक्ट करता है और इन टर्न हमारे आईज, हेयर और स्किन को कलर देता है। मतलब अगर ये किसी भी इंसान में थोड़ा ज्यादा हुआ तो वो डार्क स्किन हो जाएगा, और अगर लाइट हुआ तो यानी उसके अंदर मेलानिन का क्वांटिटी कम है। सो इसीलिए ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं हुआ है। लेकिन अब एक और चीज है जो हमें इस वीडियो में कवर करना चाहिए। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे नॉर्थ इंडियंस गोरे हैं, कि काफी सारे नॉर्थ इंडियंस भी डार्क स्किन होते हैं और काफी सारे साउथ इंडियंस भी काफी लाइट स्किन होते हैं। तो व्हाट्स अप विद दैट? सो वेल, दरअसल 1700s के दौरान साउथ के सारे एम्पायर्स औरंगजेब से हार गए थे, जिस वजह से उसके राज के बाद साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस में आपस में काफी ज्यादा हद तक मिक्स होने लगे थे। एंड तब से लेकर आज तक ऑब्वियसली नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में मिक्सिंग कई बार हो चुकी है। एंड इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया छोड़ो, हमारे देश के लोगों का और बाहर के देश के लोगों का भी मिक्सिंग काफी बार हो चुका है, और इसीलिए आज की तारीख में ना तो कोई प्योर आर्यन है और ना ही कोई प्योर द्रविडियन है। हर एक में कुछ परसेंटेजेस आर्यन, द्रविडियन और यहाँ तक कि अरब और मुगल्स के भी हैं। हाँ, ऑब्वियसली कुछ लोगों में द्रविडियंस के जीन्स ज्यादा हो सकते हैं और कुछ लोगों में आर्यंस के जीन्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री हम इंसान कभी भी एक जगह पर टिके ही नहीं। हम हमेशा दूसरे जगहों पर जाकर उनके लोगों के साथ, उनके कल्चर्स के साथ मिक्स हुए। इनफैक्ट जेनेटिक स्टडीज के हिसाब से हम सिर्फ अलग अलग रेसेस के साथ ही नहीं बल्कि अलग अलग इंसानों के स्पीशीज के साथ भी मिक्स हुए, जैसे कि नियांडरथाल्स और डेनिसोवंस। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को ज्योग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि डिफरेंसेस के बेसिस पर। ये डिबेट साइंटिफिक जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये डिफरेंसेस कम और पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा लगने लग जाता है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि आफ्टर ऑल वी आर ऑल इंडियंस, और हम मिलकर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम पर, इंडिया पर काफी टाइम से अपनाया जा रहा है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी काम करता है। लेकिन हम क्योंकि आज थोड़े ज्यादा मैच्योर है, हमें ये मेक श्योर करना होगा कि आज कोई ये हम पर अप्लाई कर हमें डिवाइड करने की कोशिश ना करे। और भाई ओवरऑल ये थी आज की वीडियो, क्योंकि इसमें मुझे लगा था कि वीडियो में ना ये बोलेंगे नॉर्थ इंडियंस जोन से हैं वो इडली सांभर खाते हैं, साउथ इंडियन जोन से वो ऐसी चीजें खाते हैं, और उधर खाने पीने के या मौसम ऐसा होता है इस वजह से। लेकिन ये तो इसने बिल्कुल ही ना 35,000 साल पहले की बातें की, और एंड में जो 2 बंदे दिखाए हैं ना वो मुझे खिला दिए उसने,
कि वो पता नहीं क्या याद नाम ही है, ले रही मुझे थी। तो डरा दी दो है। स्पीशीज कह रही थी कि एक वो बाबा का था, एक वो दूसरा, मुंह दोनों के अजीब से थे। करके। यार एक बात मुझे समझ में आई है कि ये ज्यादातर गोरी लड़कियां ही क्यों होते हैं, लड़के क्यों नहीं होते? लड़के भी गोरे होते होते हैं भाई। देखा बाकी जाए तो साउथ के लड़कियां ज्यादा गोरी होती लड़कियां हैं। हमेशा थोड़ी प्यारी इसलिए लगती हैं कि उनके पास ना कोई मेकअप का सामान ज्यादा होता है। और वो अगर well साथ maintained ना रहती हैं अगर भाई। अगर और दूसरा मोस्टली पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वो ना ज्यादातर औरतें घर में रहती हैं, बिल्कुल। तो जब जिसने रहना ही घर में एक क्लोज इन्वायरमेंट में, ना उसे धूप मिट्टी शिट्टी ये लगनी नहीं, मेरा ये ख्याल है। बाकी आप लोग लाजमी बताइएगा कि मतलब आप ऐसा कह है रहे या हैं कि नहीं। वो धूप से फर्क पड़ता है। पता लगे कमेंट में लोग बोले इसका मतलब है जो फॉरेनर्स हैं वो तो बाहर निकलते ही नहीं होंगे। ये तो मेरे वैसे गलत में एक गलत बात की, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हाँ, क्योंकि इस तरह तो भी सारे गोरे काले होते हैं जो कि बाहर हैं। और गोरे तो सन बात लेते हैं प्रॉपर। हाँ, सन बाथ। ओके, ये लगता है बीचेस में घूमता रहे, नंगी नंगी कुछ चीजें देखता रहे, नहीं, अश्लील लौंडा। हमारी सर्च हिस्ट्री में भी ना आजकल बहुत गंदी चीजें आ रही हैं, थैंक्स टू दिस गाय। ये जब से आया है कुछ गलत गलत चीजें ही आ रही हैं। बाकी यार मेरा कोई हाथ आप नहीं लोग है। आगे बताइएगा कि आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का जो ये डिफरेंसेस इन्होंने बताए हैं, आप इससे अग्री करते हैं या नहीं, या आपकी इसके प्रति मतलब क्या आपकी सोच है, वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमें लाजमी बताएं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें मजीद कवर करने चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।